हे हाय गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा, लेक्चर्स मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशनरी पैटर्न। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी पैटर्न मतलब इवोल्यूशन कैसे कैसे हमारा क्या पैटर्न रहा है इवोल्यूशन होने का, तो आज के टॉपिक में हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा होगा टॉपिक क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं एक ही पार्ट में इसको रखूँगा, नहीं तो फिर स्प्लिट करूँगा तो ज़्यादा टॉपिक फिर मतलब दो जगह हो जाएगा तो सही नहीं रहेगा। बट कोशिश करूँगा कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले के लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनके जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इवोल्यूशनरी पैटर्न टॉपिक डाल लो। ओके, तो देखो हम इसमें पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम इवोल्यूशनरी पैटर्न को एड्रेस करने के लिए दो लाइन का डिफाइन कर देंगे कि एवोल्यूशन क्या है और उसकी वजह से क्या हो रहा है। तो बेसिकली इवोल्यूशन है क्या। इवोल्यूशन एक मतलब एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि एकदम से हो गया कि आज स्पीशीज़ कुछ थी कल को जाके कुछ और हो गई, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, जिसकी वजह से जब इवोल्यूशन होता है तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट होती है वर्ल्ड में। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दो फंडामेंटल पैटर्न है। ठीक है, दो फंडामेंटल पैटर्न है जिसकी वजह से इवोल्यूशनरी पैटर्न मतलब पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो इवोल्यूशनरी पैटर्न है वो हम दो तरह से देखेंगे। ठीक है, एक में मैं आपको बताऊंगा कि एक में दो तरह के इवोल्यूशन में आपको बताऊंगा यहाँ पे। एक मैं बताऊंगा सीक्वेंशियल और डाइवर्जेंट। ठीक है, मतलब कुछ जो प्रोसेस हैं वो सीक्वेंशियल इवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ डाइवर्जेंट को कर रहे हैं। ठीक है, तो एक लेवल तो ये हो गया हमारा पढ़ने का। दूसरा लेवल हमारा जो इवोल्यूशनरी पैटर्न पढ़ने का है उसमें हम तीन अलग अलग टाइप के इवोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और मतलब डिफरेंट लेवल पे जाके, तो यहाँ पर आपके माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन और मेगा इवोल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन चीज़ें आज इसमें कवर हो जाएंगी इवोल्यूशनरी पैटर्न में। तो एक बेसिस हो गया हमारा कि भाई जो पैटर्न है, जैसे मान लो माइक्रो इवोल्यूशन है, तो माइक्रो इवोल्यूशन इज़ अ टाइप ऑफ सीक्वेंशियल या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इन्हीं में से किसी एक टाइप का, मतलब दोनों में से मोस्टली सीक्वेंशियल होता है माइक्रो इवोल्यूशन। अभी आएंगे टर्म। ठीक है, फिर मैक्रो इवोल्यूशन जो होता है वो मोस्टली डाइवर्जेंट होता है और मेगा भी डाइवर्जेंट होता है। तो सीक्वेंशियल का क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में जो गैमेटिक जो हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफर होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मतलब जो ऑफस्प्रिंग होती है वो पेरेंट के हूबहू नहीं होती है, तो दैट इज सीक्वेंशियल। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि जो इवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ा था, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। फिर माइक्रो में हम देखेंगे तो माइक्रो में छोटे लेवल पे चेंजेस आएगा। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया था, ठीक है, तो वो पेस्टिसाइड से जो पेस्ट था, कोई भी पेस्ट, जैसे क्रॉप्स पे पेस्ट लगते हैं ना, तो वो जो पेस्ट था वो पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया उसने। ठीक है, तो वो एक छोटे तरह का इवोल्यूशन उसने डेवलप किया। तो वो सीक्वेंशियल भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। फिर मैक्रो इवोल्यूशन में हम देखेंगे कि कैसे थोड़ा बड़े लेवल पे इवोल्यूशन हुआ। जैसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जैसे कोई स्पीशीज़ थी वो अलग अलग जगह के जगह जाके रहने लग गई। जैसे डार्विन फिंचेस का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं दिया है, देखा है, तो वो देखो पहले जाके। तो उसमें दैट इज़ अ टाइप ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, तो मतलब स्पीशीज़ में ही थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। लेकिन जो मेगा इवोल्यूशन होता है ये सबसे बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये बिगड़ लेवल पे होता है आपका। बिगड़ लेवल पे होता है तो उसका मतलब यहाँ पर नई स्पीशीज़ बन जाती है, न्यू स्पीशीज़। जैसे मान लो क्या ऐसा ही हुआ कि फिशेज से एम्फीबियंस आए हैं तो एक नई स्पीशीज़ बन गई। फिर एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, नई स्पीशीज़ बन गई। फिर रेप्टिलिया से एव्स बने, फिर मैमल्स बने। तो जब भी सक्सेसिव स्टेजेस में जो भी ये हो रहा है ना, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ मेगा इवोल्यूशन। ठीक है, तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। तो मैं एक एक करके इनको आपको डिफाइन करता हूँ और एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स देता हूँ और फिर ये टॉपिक हम कंक्लूड करेंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ इवोल्यूशन का डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब कोई भी आंसर आप लिखने जा रहे होंगे ना, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो उसके बारे में आपको दो तीन लाइनें लिख के एड्रेस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें जो भी चीज़ होंगी वो शुरू होंगी। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख लो, इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करो उसको, सो एज टू इस्टेब्लिश डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, तो ये आप लिख लो। अब उसके बाद मैं सबसे पहले इसी को शुरू करता हूँ। सो देर आर टू फंडामेंटल पैटर्न इन प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है,
तो दो फंडामेंटल पैटर्न है, हमें इवोल्यूशनरी पैटर्न ही पढ़ना ना कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन उसका पैटर्न क्या रहा होगा। तो यहाँ पर जो दो हैं, एक एक मैं आपको बता दूँ। पहला हम सीक्वेंशियल पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे आपका डाइवर्जेंट, ठीक है। तो एक तरह से तो हम इसको पढ़ लेंगे, फिर दूसरी तरह से जब हम इवोल्यूशनरी पैटर्न पढ़ेंगे तब हम इन तीन टाइप को पढ़ के फिर इसमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये दो बेसिस पे हम पढ़ने जा रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले सीक्वेंशियल मैं आपको बता दूं। तो सीक्वेंशियल क्या होता है, व्हाट इज सीक्वेंशियल। देखो नाम में समझ में आ रहा है सीक्वेंस। तो जब भी किसी पॉपुलेशन के जीन पूल में कुछ भी चेंजेस हुए, मान लो एक ये पॉपुलेशन का जीन पूल था, ठीक है। जीन पूल क्या होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो भी इसमें जीन्स थे, नंबर ऑफ जीन्स थे, जब भी इसमें कोई चेंजेस आएंगे तो वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, और जब वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होंगे तो उसकी वजह से कोई नई पॉपुलेशन नहीं बन जाएगी, ठीक है। कोई न्यू पॉपुलेशन का जन्म नहीं हो जाएगा, लेकिन जो नए चेंजेस की वजह से जो इसके डिसेंडेंट में जो चेंजेस आएंगे वो पेरेंट्स से आपके डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का मतलब रैंडम फ्लक्चुएशन हो रही है, मतलब कुछ भी हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे क्या मैं ऐसे, अच्छा पैटर्न मैं आपको फ्लो चार्ट में बताता हूँ। देखो, माइनर चेंजेस इन जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। माइनर चेंजेस हुए, उसकी वजह से क्या हुआ, दीज चेंजेस विल पासिस टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जब नेक्स्ट जनरेशन में पास करेंगे तो क्या कोई नई पॉपुलेशन बनेगी, नहीं बनेगी। सो नो न्यू पॉपुलेशन आर फॉर्म्ड, लेकिन बट जो डिसेंडेंट्स होंगे, डिसेंडेंट्स वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। जेनेटिकली तो सिमिलर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि चेंजेस है ना। डिसेंडेंट्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है, विद इट्स प्रीडिसेसर, ठीक है। जिस एग्जांपल के तौर पे मान लो दो सगे भाई बहन हैं, ठीक है। तो जो दो सगे भाई बहन होंगे, या दो भाई भी होंगे, दो बहनें भी होंगी, तो वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स के, ठीक है। तो ये आप एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज मतलब रैंडमली कुछ भी हो रहा है ना। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज़ एन एग्जाम्पल, ऊपर कर देता हूँ, ओके। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम फ्लक्चुएशंस, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, विदाउट प्रोड्यूसिंग द न्यू पॉपुलेशन, ठीक है। तो नई पॉपुलेशन प्रोड्यूस किए बिना, विदाउट प्रोड्यूसिंग द न्यू पॉपुलेशन, ओके। तो यही जो इवोल्यूशनरी फोर्सेस होंगे ना, जैसे हम पीछे पड़ गए हैं कि मतलब ये बेसिकली हो कैसे रहा होगा, जीन पूल में चेंजेस किस किस वजह से आता है। तो जो हम इवोल्यूशनरी फोर्सेस पढ़ गए हैं, क्या म्यूटेशन, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब जो होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की वजह से कुछ टेम्परेरी चेंज आ गया होगा इसमें, उसकी वजह से रैंडम फ्लक्चुएशन हो गई, वो फ्लक्चुएशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गई, उसकी वजह से कोई नई पॉपुलेशन तो नहीं बनी, लेकिन ये जो थे अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं थे, ठीक है। तो आप इसको एक डायरेक्शनल टाइप का वो बोलोगे कि इन नॉन डायरेक्शनल बोलोगे। तो ये जो पैटर्न है वो आपका एक नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि कुछ भी हो रहा है ना, डायरेक्शनल तो है ही नहीं। अगर डायरेक्शनल होता तो फिर एक पर्टिकुलर, जैसे हमने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ा था, तो वो एक डायरेक्शनल था, पर्टिकुलर वे में ऐसे चले जा रहा था, ठीक है। तो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल मैं पीछे डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख लो चाहो तो इस बात को कि दीज इसकी ये जो चेंजेस आएंगे इसकी वजह से कोई सब पॉपुलेशन का कैटेगराइजेशन तो होगा नहीं। तो ऐसे लिख लो, दीज चेंजेस डू नॉट डिवाइड, मैं लिख देता हूँ, दीज चेंजेस do not divide the population into सब कैटेगरीज, ठीक है। सब कैटेगरीज में पॉपुलेशन डिवाइडिंग कर रहे हैं, और ये डायरेक्शनल भी हैं, भी नहीं है, दीज आर नॉट डायरेक्शनल, ठीक है। एग्जाम्पल वही लिख लो जो मैंने आपको बताया था अभी। क्या एग्जाम्पल बताया था कि दो रियल भाई बहन, या टू रियल ब्रदर्स या सिस्टर्स, या दोनों में से कोई भी, ठीक है, आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। क्योंकि जब पेरेंट्स ने रिप्रोड्यूस किया होगा
तो इसको थोड़ा ऊपर करना। जब पेरेंट्स ने रिप्रोड्यूस किया होगा तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे उनके रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो वैसे भी दो अलग अलग जीन्स आपस में मिल रहे हैं तो जो नया प्रोड्यूस होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी, तो दैट्स वाई दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, ठीक है। तो आई होप ये सीक्वेंशियल इवोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ओके। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? ये जो इवोल्यूशन है ये क्या है? तो ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से कोई सडन इवोल्यूशन हो रहा है किसी भी पॉपुलेशन में, है ना, कुछ भी नया देखने को मिल रहा है ना, जैसे एडेप्टिव रेडिएशन है। तो एडेप्टिव रेडिएशन में क्या हो रहा था? एडेप्टिव रेडिएशन में आपका एक जो फिंचेस थी, डार्विन फिंचेस थी, वो जब अलग अलग जगह पे गई तो उनकी जो बीक की शेप थी उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिला। तो ये सीक्वेंशियल इवोल्यूशन से ज़्यादा एविडेंट होते हैं। और जैसे सीक्वेंशियल इवोल्यूशन तो कोई नई उसमें क्या बोलते हैं उसको, नई स्पीशीज़ या नए ग्रुप के फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते, बट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नई स्पीशीज़ या नए ग्रुप्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है ये आपके फॉसिल रिकॉर्ड में भी देखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसे पुराने जो फॉसिल्स मिले होंगे तो उसके बेस पे हम बोलते हैं ना कि ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुआ होगा, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो क्लियर है। तो ये चीज़ें जो मैंने बोली वो मैं लिख देता हूँ। तो द चेंजेस विच रिजल्ट इन सडन इवोल्यूशन ऑफ न्यू पॉपुलेशन, ठीक है। नई पॉपुलेशन बन जाए या स्पीशीज़ बन जाए कुछ नहीं, या कुछ फैमिलीज़ बन जाए। फैमिलीज़ वो वो वाली फैमिलीज़ है जो किंगडम फाइला वाली, ठीक है। फिर कुछ ग्रुप्स बन जाए यहाँ पे, या कोई क्लास बन जाए, कुछ भी, ठीक है। तो उनमें से कुछ भी चेंजेस सडन इवोल्यूशन का, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल होगा कि नॉन डायरेक्शनल? तो पहले ही बता चुका हूँ, इट इज़ अ डायरेक्शनल, इट इज़ अ डायरेक्शनल इवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर पैटर्न में हो रहा है। उसके बाद दिस इज़ मोर एविडेंट, दिस इज़ मोर एविडेंट देन द सीक्वेंशियल, ये ज़्यादा एविडेंट है, ठीक है। एंड दिस लीड्स टू या दिस प्लेज रोल, ठीक है, दिस प्लेज रोल इन इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, ठीक है। नई स्पीशीज़ बनने में ये रोल प्ले करता है। सीक्वेंशियल करता है? नहीं, वो नहीं करता है, वो सिर्फ थोड़ा सा मतलब डिसिमिलैरिटी शो करता है, ठीक है। और ये मैंने आपको लास्ट पॉइंट क्या बताया था कि ये आपके जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड जो होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। सो इट इज़ ऐसे लिख लो, इन सब पॉइंट के बाद ना कंक्लूड करने पे लिख लो कि देयरफॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट evolution seen in fossil records, ठीक है। तो ये आपने देखने को मिला है। और ऐसे इसको और लिखना चाहो तो एंड which illustrates the phenomenon of evolution, ठीक है। तो evolution का फिनोमिना इलस्ट्रेट करता है, ओके। तो क्लियर हो गया होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको सीक्वेंशियल और डाइवर्जेंट बता दिया। अब देखते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो मैक्रो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, माइक्रो, मैक्रो और मेगा, ठीक है। तो इनको एक एक करके देखते हैं, ओके। तो देखो माइक्रो इवोल्यूशन होता क्या है बेसिकली। सबसे पहले इसको हिंदी में मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि हो क्या रहा है। देखो मान लो ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक ओरिजिनल पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। तो अब ये जब ये पॉपुलेशन पर्टिकुलर एरिया में रहेगी तो इसके ऊपर कुछ माइक्रो इवोल्यूशन फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करती रहेंगी, जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना, फंडामेंटल फोर्सेस। जैसे किसी के हिसाब से तो वो म्यूटेशन है तो इन पे म्यूटेशन का भी कहर होगा, मतलब म्यूटेशंस होंगी इनके ऊपर। किसी के हिसाब से वो नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये पता है आप लोगों को किसके हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा जीन ड्रिफ्ट में चेंजेस हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। फिर हाइब्रिडाइजेशन हो गया मान लो, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हो गया। ये आपका जीन रिकॉम्बिनेशन हो गया, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है
वो हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब फैक्टर्स जब इस ओरिजिनल पॉपुलेशन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में थोड़े टाइम में क्या होगा, कुछ चेंजेस होने लग जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, जब इतने सारी फोर्सेस इस पर हो रही होंगी तो इसमें कुछ चेंजेस होने लग जाएंगे, और चेंजेस जब होंगे तो इसमें से कुछ जो हैं वो एलिमिनेट भी हो जाएंगे, कुछ जीन्स जो हैं जीन एलिमिनेट भी होंगे, जीन एलिमिनेशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। जो नेचर जिसको सेलेक्ट करेगी वो तो रह जाएगा, बट जिसको नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, तो यहाँ पर उसका आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब सारी फोर्सेस एक्ट करेंगी तो ओरिजिनल पॉपुलेशन में कुछ जीन का एलिमिनेशन हो जाएगा, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी ये डाइवर्ज होने लग जाएगी, मतलब कुछ जो है वो इस डायरेक्शन में जाके कुछ बनेंगे, फिर कुछ ऐसे चले जाएंगे, कुछ ऐसे चले जाएंगे, कुछ ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब जो मैंने आपको बनाया चारों एरो, ये क्या है, ये इस ओरिजिनल पॉपुलेशन की डिसेंडेंट पॉपुलेशन है। क्या है ये, ओरिजिनल पॉपुलेशन की डिसेंडेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये जो डिसेंडेंट पॉपुलेशन है ये ओरिजिनल पॉपुलेशन से इसके ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। इनका जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ ये ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल पॉपुलेशन, क्योंकि इनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दे आर मोर एफिशिएंट देन देयर ओरिजिनल वंस, ठीक है। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है अपने ओरिजिनल वन से, और ये ज़्यादा इंटरेक्टिव भी हैं इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि माइक्रो इवोल्यूशन में बेसिकली हो क्या रहा है। तो ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, जब इसके ऊपर इतनी सारी फोर्सेस ने एक्ट करा तो इसकी जो जीन फ्रीक्वेंसी थी उसमें कुछ चेंजेस आ गए, जीन पूल जो था उसमें चेंजेस आ गए। जो जीन पूल और जीन फ्रीक्वेंसी जो थी ना, जीन पूल में, जीन फ्रीक्वेंसी क्या होना, मतलब जीन पूल में जितने भी नंबर ऑफ जीन्स थे उनमें कुछ चेंजेस आया, और इसकी वजह से इसका जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। फिर जब ये इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब जब हुआ तो इसको मेंटेन करने के लिए फिर ये क्या हुआ कि मतलब अब क्या है कि जब कुछ चेंजेस आ गया तो उनको एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ा, तो अलग अलग डायरेक्शन में निकल गए, तो अलग अलग डायरेक्शन में निकल गए, तो फिर इन्होंने स्टेबिलिटी दोबारा से अटेन कर ली, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें बोली हैं वही मैं आपको लिख देता हूँ, तो चाहो तो मैं डिक्टेट कर दूँ, चलो मैं लिख देता हूँ, द इवोल्यूशन विच रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द एलिमेंटल फोर्सेस, या आप फंडामेंटल फोर्सेस भी लिख सकते हो, यही जो मैंने आपको बताई है सारी एलिमेंटल फोर्सेस, ठीक है, ऑफ इवोल्यूशन टू प्रोड्यूस, ठीक है। So the evolution which results from the interaction of the elemental forces of evolution to produce relatively small changes in the population, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका माइक्रो एवोल्यूशन को हमने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, जिसकी वजह से माइक्रो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कंसिस्ट कर रहे हैं ये मैंने आपको बताया था। सो द बेसिक प्रोसेस ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन, the basic process of microevolution consists of changes in the किस में, जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी इन द जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। So the basic process of microevolution consists of changes in the gene frequency in the gene pool of the population, ठीक है। और बस इसमें और भी कुछ लिखना है, तो बस ये जो फोर्सेस थी इन्होंने फिर these changes, ऐसे लिख लो चाहो तो, these changes, ऐसे मैं इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, these changes thereby disturbs the genetic equilibrium, ठीक है। therefore microevolution occurs, और ये स्पीशीज लेवल पे हो रहा है कि सब स्पीशीज लेवल पे, बेसिकली ये सब स्पीशीज लेवल पे होता है, तो माइक्रो एवोल्यूशन अकर्स एट सब स्पीशीज लेवल,
सब स्पीशीज़ लेवल का क्या मतलब है, मतलब स्पीशीज़ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, बट जो सब स्पीशीज़ हैं उनमें चेंजेस आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका है, समझ गए। तो दिस वॉज द मैकेनिज़्म, ये मैकेनिज़्म था, ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स थे, और फिर मैंने बोला था आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा। तो एग्जांपल में लिख लो कि जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है ना पेस्ट में, पेस्टिसाइड के अगेंस्ट, तो वो एक एग्जांपल माइक्रो एवोल्यूशन का है। तो आप लिख लो एवोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस, एवोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पेस्ट, पेस्ट में टू पेस्टिसाइड्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। या आप बोल सकते हो कि जो मॉस्किटो होते हैं वो भी डीडीटी के अगेंस्ट जो होते हैं वो भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो ये भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था साइज ऑफ स्पैरो, स्पैरो जो है, तो साइज ऑफ स्पैरो में मैं बोल रहा था कि जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर देखा गया कि जो स्पैरो है अगर उसको नदर्न एरिया में छोड़ देते हैं तो उसको जो स्पैरो होती है उसकी बॉडी थोड़ा सा बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो नदर्न एरिया है नॉर्थ अमेरिका का वो कैसा कोल्ड एरिया है, तो जब कोल्ड एरिया में कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो वो बड़ा हो जाता है ताकि हीट लॉस ना हो, हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। फिर वही स्पैरो को जब सदर्न एरिया में हमने इंट्रोड्यूस किया तो उनकी जो बॉडी का जो साइज़ था वो छोटा हो गया। ठीक है, तो क्योंकि सदर्न एरिया आपका इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं है तो वहाँ पे छोटा साइज भी चल गया। तो आप यहाँ पे लिख लो साइज ऑफ स्पैरो में पूरा करके लिख लेना, व्हेन द स्पैरोज वर इंट्रोड्यूस इन द नॉर्थ अमेरिका इन लगभग 1852 के आसपास की बात है। तो क्या हुआ कि नॉर्थ में जो था वो साइज जो था वो लार्ज हो गया, लार्जर बॉडीज। ठीक है, बड़ी बॉडी हो गई। क्यों? तो यहाँ पे रीज़न लिख लेना, ड्यू टू जो मैंने बताया कोल्ड रीजन। ठीक है, तो कोल्ड रीजन में सर्वाइवल के लिए बॉडी का साइज़ बड़ा होता है, और जब इन्हीं को हमने साउथ में जब इनको इंट्रोड्यूस करा तो इनका जो साइज़ था वो कैसा रहा, स्मॉलर ही रहा। ठीक है, क्योंकि साउथ में ऐसा साउथ एरिया जो साउथ अमेरिका जो है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। ठीक है, सो दिस इज़ द माइक्रो एवोल्यूशन। तो माइक्रो एवोल्यूशन में हमने मैकेनिज्म देख लिया, डायग्राम जो थी वो एक मैकेनिज्म बता रही थी, फिर कुछ हमने पॉइंट्स देख लिए, 2-3 पॉइंट हमने उसमें लिख लिए, फिर मैंने उसके बाद आपको एग्जांपल बता दिया। तो इस तरह से माइक्रो इवोल्यूशन को आप कंक्लूड कर दिया। उसके बाद मैं आपको अगला बताता हूँ मैक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, तो अब वो इससे थोड़े बड़े लेवल पे होगा। तो मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है, देखो मैक्रो इवोल्यूशन में अब थोड़ा सा बड़े लेवल पे इवोल्यूशन होने लगा है। तो अभी हम पिछले वाला पढ़ गए हैं सब स्पीशीज़ लेवल पे, तो ये आपका स्पीशीज़ लेवल पे होने लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब अब स्पीशीज़ बनने लग जाएंगे, अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ हो जाएंगी। जैसे हमने डार्विन फिंचेस में देखा था कि 14 तरह की स्पीशीज़ बन के निकल आई थी। ठीक है, तो वैसे ही एडेप्टिव रेडिएशन आप रेप्टाइल्स में भी देख सकते हो, या आप एग्जाम्पल में जो मॉडर्न हॉर्स है उसका जो इवोल्यूशन हुआ है वो पहले इक्कस था, इक्कस से वो कुछ दूसरा बन गया ना, हाइड्राकोथेरियम करके कुछ। ठीक है, तो वो भी एग्जाम्पल आपका मैक्रो इवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब नई स्पीशीज, मतलब नया जो जैसे रेप्टिलिया से जो एव्स हैं वो नहीं बने, वो मेगा में बनेगा। ठीक है, मतलब एक अलग ही टाइप की क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो हम मैक्रो में देख लेते हैं। तो ये आपका पॉपुलेशन फ्रेगमेंट जब हो जाती है एक पर्टिकुलर एरिया से अलग अलग जगह पे पॉपुलेशन जाती है तो उसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। ठीक है, वो जेनेटिक डाइवर्जेंस आपका मैक्रो इवोल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द इवोल्यूशन which results in the production of new adaptive types। ठीक है, जहाँ पे वो जा रहे हैं उसी के हिसाब से वो अडेप्शन ले लेंगे थ्रू अ प्रोसेस ऑफ, वही जो मैंने आपको 2 नाम बताया, पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन एंड जेनेटिक डाइवर्जेंस। ठीक है, तो इन बेसिकली जेनेटिक डाइवर्जेंस और पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन की वजह से ही आपका माइक्रो इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि इट ऑपरेट्स अबव द स्पीशीज़ लेवल। ठीक है, तो स्पीशीज़ लेवल से ऊपर ऑपरेट करता है, और जो पॉपुलेशन होती है वो स्प्लिट हो जाती है। फिर उसकी वजह से जब वो अलग अलग जगह पे जाती है अपने सर्वाइवल के हिसाब से, तो फिर वो आपका नया मतलब नई टाइप के ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके हो गए। उसके बाद मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब मैकेनिज्म में क्या है, मैकेनिज्म में ये है कि जो चेंजेस हो रहे होंगे ना जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो चेंजेस हो रहे होंगे,
तो पहले छोटी म्यूटेशन हो रही होंगी, मान लो माइक्रो में स्मॉल म्यूटेशन हो रही थी तो उनको माइक्रो म्यूटेशन बोलेंगे। और यहाँ पर जो म्यूटेशन हो रही होगी, जो मैंने वहाँ पे पीछे म्यूटेशन लिखा था ना, तो चाहो तो उसको माइक्रो म्यूटेशन कर लेना। और यहाँ पे जो म्यूटेशन होगी वो मैक्रो म्यूटेशन होगी, थोड़ी बड़ी होगी, सिस्टेमेटिक म्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि जो चेंजेस होंगे आपके, चेंजेस आर सडन। ठीक है, चेंजेस आर सडन या चेंजेस आर सडन म्यूटेशंस। चेंजेस जो होंगे वो सडन होंगे और म्यूटेशन जो होंगी, म्यूटेशंस आर लार्ज। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो म्यूटेशन, या इसको आप सिस्टेमेटिक म्यूटेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो या तो मैक्रो म्यूटेशन बोलोगे या सिस्टेमेटिक म्यूटेशन बोलोगे। ठीक है, तो ये आपके जो होंगे, मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट में मैकेनिज्म बता रहा हूँ। देखो क्या हो रहा होगा, देखो एक सिंगल लीनिएज होगा, उसमें स्प्लिट होगा, उसमें स्प्लिट होने के बाद क्या होगा, जैसे मान लो ये सिंगल लीनिएज है। ठीक है, तो इसमें स्प्लिट होगा तो ये अलग अलग डाइवर्स हैबिटेट में चले गए। फिर डाइवर्स हैबिटेट में जाने के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ये अलग अलग हैबिटाट में जाएंगे, तो मान लो यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया, तो इसको यहाँ पे इस टाइप का फूड खाने को मिला, इसको यहाँ पे अलग टाइप का फूड खाने को मिला, इसको यहाँ पे अलग टाइप का फूड खाने को मिला। लेकिन इसमें जो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल था, जो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन था, वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यहाँ पर ये गए तो अब दूसरी स्पीशीज से तो इनका मतलब अपने ही दूसरे भाई बहनों से जो कॉम्पिटिशन था वो कम हो गया ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनमें इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नहीं है, और जो यहाँ पर इनके प्रेडेटर भी नहीं होंगे क्योंकि नई जगह गए हैं। तो मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि जब नई स्पीशीज़ का इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसको वहाँ पे कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं होता। ठीक है, तो कोई एनिमीज भी नहीं है इनके। ठीक है, और हर पॉपुलेशन जो भी है, मतलब जितने भी टाइप के ये हैं, ये इंडिपेंडेंटली इवॉल्व होंगे, है ना। इनको दूसरे वाले से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये नहीं देखेंगे भाई ये किस तरह से अपनी बीक को बेंड कर रहे हैं या ये किस तरह से चल रहे हैं, हम किस तरह से चलेंगे। तो ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से होंगे। तो जब ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इवॉल्व होने लग जाएंगे तो उसकी वजह से एडेप्टिव मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर जाएंगे, ये यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर जाएंगे, और ये यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर जाएंगे। ठीक है, और उसी को फिर हम एडेप्टिव रेडिएशन बोल देंगे। तो दैट इज़ द मैकेनिज्म। तो मैं आपको ये जो मैंने अभी इतनी देर में बकवास की है, मैं आपको फ्लो चार्ट में बता देता हूँ कैसे। तो देखो, सबसे पहले मैंने बोला आपको कि स्प्लिट होगा, स्प्लिट इन सिंगल लीनिएज। ठीक है, एक लीनिएज में स्प्लिट हुआ, फिर उस स्प्लिट के होने की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बहुत सारे नए लीनिएज बन जाएंगे। ठीक है, मैनी न्यू लीनिएजेस ऑक्यूपाई डाइवर्स हैबिटेट। ठीक है, ये अलग अलग जगह के जाके इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आप बोल सकते हो कि क्योंकि डिफरेंट फूड हैबिट थी तो इसकी वजह से इन्होंने अलग अलग लीनिएज में कन्वर्ट होने लग गए। ठीक है, फिर अब ये जो भी होंगे वो इंडिपेंडेंटली और साइमल्टेनियसली इवॉल्व होंगे, दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा उनका। ठीक है, तो ईच न्यू सब पॉपुलेशन इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली होंगे बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ईच न्यू सब पॉपुलेशन इवॉल्व इंडिपेंडेंटली, बट ये बट आप यहाँ पे लिख लो, बट साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, एक ही टाइम पे अलग अलग डायरेक्शन में इनका इवोल्यूशन होगा। ठीक है, सो दिस विल रिजल्ट इन एडेप्टिव मॉडिफिकेशन। और फिर इस एडेप्टिव मॉडिफिकेशन को हम एडेप्टिव रेडिएशन बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो एडेप्टिव मॉडिफिकेशन हुई है ये क्यों हुई है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो, ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, है ना भाई। जैसा इनको खाना मिला उसी के हिसाब से अडॉप्ट करेंगे ना, जैसा इनको इन्वायरमेंट मिला उसी के हिसाब से अडॉप्ट करेंगे ना। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हो गया। फिर उसके बाद एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल बताऊंगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वही इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न हॉर्स। ठीक है, तो मॉडर्न हॉर्स के को हम क्या बोलते हैं, इक्कस बोलते हैं। तो ये किससे इवॉल्व हुआ, इसका जो मतलब शुरू में था वो आपका
हाइड्रोकोथीरियम, अब मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है तो सॉरी फॉर दैट। इक्कस इवोल्व फ्रॉम, यहाँ पे आप मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताओ क्या नाम था ताकि दूसरों को भी पता चल जाए, ठीक है। ओके, तो एक तो एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो एडेप्टिव रेडिएशन का, लिख सकते हो एडेप्टिव रेडिएशन रेप्टाइल्स में जो हुआ है उसका भी लिख सकते हो, एडेप्टिव रेडिएशन इन रेप्टाइल्स, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर आप लोगों को नहीं भी पता तो, ठीक है। तो दिस वाज दी मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है। तो मैक्रो इवोल्यूशन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मतलब स्पीशीज़ वही है, मतलब जो हॉर्स था वो हॉर्स ही है अभी भी, बट जो उसमें जो चेंजेस आए हैं वो टाइम के साथ आए, तो थोड़े बड़े लेवल पे चेंजेस हैं। पहले मतलब छोटे छोटे पैरों वाला था, फिर बाद में बड़े बड़े पैरों वाला हो गया, और बहुत सारी चीज़ें। जब हम इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। फिर ऐसे ही इसमें हुआ, तो ऐसे ही हमारा डार्विन फिंचेस में हुआ था, ठीक है। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन। अब उसके बाद हम मेगा इवोल्यूशन देखते हैं, इससे भी बड़ा, ठीक है। तो मेगा इवोल्यूशन डाल लो तो हेडिंग मेगा इवोल्यूशन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में इंट्रो में ही बता दिया था कि मेगा इवोल्यूशन में क्या देखने जा रहे हो। तो मेगा इवोल्यूशन में एक नई जो वैरायटी है वो निकल के आएगी। जैसे एम्फीबियंस जो हैं वो फिशेस से निकल के आ रहा है, फिर जो रेप्टाइल्स हैं वो आपके एम्फीबियंस से आए, और इसी तरह से बर्ड्स जो हैं जो एव्स हैं वो आपके रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इसमें ओरिजिन जो है या इवोल्यूशन जो है एक तरह से नई स्पीशीज़ का, नया बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। कैसे, जो पिछले वाले थे, जैसे जो फिश थी उसने पानी में रहना सीखा, बट फिर उसने क्या करा, एडेप्टेशन करी अपनी बॉडी में, कुछ एडेप्टेशन करने की वजह से एक नई क्लास इमर्ज हुई, और उस क्लास को हमने एम्फीबियंस बोल दिया, जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते थे। फिर जो एम्फीबियंस थे उनमें फिर कुछ एडेप्टेशन हुई, तो फिर वो जो थे वो फिर ज़मीन पर ही रहना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है, पानी में नहीं रहने, फिर वो ज़मीन पर रहने लग गया। तो इस तरह से मतलब इवोल्यूशन हो रहा था बेसिकली। और ये बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि जब एक नई क्लास बनती है तो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ बहुत लंबे पीरियड में जाके बनती है, ठीक है। तो बहुत ही रेयर होता है और बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसमें, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद मैं मैकेनिज्म बताऊंगा कि कैसे कैसे हुआ होगा, और फिर एग्जाम्पल से कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो पहले मेगा इवोल्यूशन में, तो लिख लो कि इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द evolution of new types of biological organization, ठीक है, as a result of general adaptation from its predecessor, ठीक है, which results in the formation of, ऐसे लिख लो, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लासेस, ग्रुप्स या फाइला, ठीक है, नई फाइला में। ओके, तो ये हो गया हमारा। और फिर मैंने आपको बोला कि ये रेयर होते हैं और कभी कभी होते हैं, तो ये भी लिख लो, दीज आर रेयर एंड अकर्ड ओनली अ फ्यू टाइम्स, ठीक है, बहुत कम बार हुए इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। किसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री? ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो ये आप देख लेना, जैसे एग्जांपल यहीं लिख लो चाहो तो। फॉर एग्जांपल, ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस, ठीक है। फिर ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स फ्रॉम एम्फीबियंस, ठीक है। फिर ओरिजिन ऑफ एव्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ये लिख लो। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे हुआ होगा इस टाइप का इवोल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब ये इस टाइप का इवोल्यूशन हो रहा होगा, तो जो एंसेस्टर्स थे इनके, जैसे मान लो मैं यहाँ से एग्जांपल पकड़ता हूँ, फिश और एम्फीबियंस का मैं आपको देता हूँ, सब में ही ऐसे हुआ होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो फिशेस थी वो एक नए टाइप के जोन में एंटर करना चाह रही थी। नए टाइप का जोन मतलब जो पहले से अनइनहैबिटेड था, मतलब वहाँ पर कोई नहीं रहता था, है ना, मतलब इसके तरह की कोई स्पीशीज़ नहीं रहती थी और कोई कंपटीशन नहीं था, ठीक है। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा,
फिर ये जो फिर इसने जब उसमें नए जोन में एंटर किया तो उस नए जोन के हिसाब से इसने अपनी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन किए, क्योंकि उसको वहाँ पे सर्वाइव करना था ना, तो वहाँ पे सर्वाइवल के लिए इसने अपने अंदर मॉडिफिकेशन किए। ठीक है। और ऐसा भी कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि प्री एडेप्टेशन भी इनके अंदर डेवलप हो चुका था। मतलब जब ये फिशेस पानी में रह रही थी तो कुछ ऐसे इन्होंने जैसे मान लो ब्रीदिंग जो थी वो आपकी स्किन से जो गैसेस का ट्रांसफ़र था वो स्किन से हो जाता था। ठीक है। तो ये प्री एडेप्टेशन का एग्जांपल है। तो कुछ जो प्री एडेप्टेशन थे इन्होंने इनको हेल्प करी उस नए जोन में एंटर करने के लिए। ठीक है। फिर वो जो नया एडेप्टिव जोन था उसमें फिर ये फैलने लग गए। ठीक है। जैसे मान लो इस पॉइंट पर आए थे तो फिर ये फैलने लग गए। यहाँ से ये ओशियन था, यहाँ से वो ज़मीन तक पहुँची। मतलब अभी दलदल में ही रह रही थी जो नई स्पीशीज़ थी। ठीक है। मतलब दलदल टाइप का जो एरिया था, फिर वहाँ से इन्होंने रेडिएट करना शुरू करा, तो अलग अलग एरिया में गए और फिर इनका डेवलपमेंट हो गया बहुत ही स्पेशलाइज अडेप्टेशन के साथ। ठीक है। फिर जब ये मान लो होके यहाँ पहुँचे तो इन्होंने और स्पेशलाइज अडेप्टेशन अपने अंदर डेवलप कर ली, तो इसको हमने बोला पोस्ट अडेप्टेशन। ठीक है। तो एक प्री अडेप्टेशन हो गया आपका, जब इस नए जोन में, ये न्यू जोन है आपका, न्यू जोन में एंटर करने से पहले इन्होंने जो अडेप्टेशन करी वो प्री अडेप्टेशन हो गई। फिर यहाँ पर आने के बाद इन्होंने देखा कि अब डाइवर्ज करते हैं, अलग अलग जगह जाके देखते हैं सर्वाइवल कहाँ हो पाता है, तो वहाँ के हिसाब से फिर इन्होंने स्पेशलाइज अडेप्टेशन क्रिएट करी अपने अंदर, तो उसको हमने बोला पोस्ट अडेप्टेशन। और बस इसी तरह से फिर इनका एवोल्यूशन हो गया। तो दैट इज़ द मैकेनिज्म। तो मैं आपको ये लिख के बताऊँ क्या, ये समझ गया? चलो लिख देता हूँ। ऐसे लिख लो आप कि ड्यूरिंग मेगा इवोल्यूशन, लिख देता हूँ यार, चलो, ड्यूरिंग मेगा इवोल्यूशन, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ancestral stock attempts to enter a new zone। ठीक है। तो नए जोन में एंटर कर गया, और वो जोन कैसा था, तो यहाँ पे आप लिख लेना, दैट जोन वाज अनइनहैबिटेड एंड डिवॉइड ऑफ कंपटीशन। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद ये जो मैंने आपको बोला कि अलग अलग डायरेक्शन में ये निकलने की कोशिश कर रहे थे अपने सूटेबल जोन के हिसाब से, और जो इनके जो एंसेस्ट्रल थे उन्होंने प्री एडेप्टेशन इनको दी, जिसकी वजह से ये नए नए एरिया में घुसने की कोशिश करने लगे। ठीक है। सो दीज एग्जिबिट वेरीड मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट डायरेक्शंस until one of these is found a suitable environment। ठीक है, या न्यू जोन। तो जब तक ये फैलते रहे तब तक, जब तक इनको लगा नहीं कि हाँ कोई सूटेबल जोन मिल गया। ओके। और ये किस वजह से हो रहा था सूटेबल जोन में, जब ये मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जब ये फैल रहे थे, इट वॉज ड्यू टू सम प्री एडेप्टेशन। ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि कोई समुद्र से निकल के सीधा ज़मीन पर रहने लग जाएगा, भाई कुछ ना कुछ तो उसके अंदर प्री एडेप्टेशन रही होंगी, तो वो आपका। ठीक है। देन उसके बाद तो ये जो नए एरिया में जब एंटर कर गए तो उसके बाद फिर ये उसी हैबिटेट में इन्होंने रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दे डेवलप्ड मोर स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन। और नहीं दिख रहा, सॉरी। दे डेवलप्ड मोर स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशंस विच वर कॉल्ड, क्या बोला हमने इनको, जो ज़्यादा स्पेशल एडेप्टेशन थी, दे वर कॉल्ड पोस्ट एडेप्टेशन। ठीक है। तो अब ये नए एरिया में, जब यहाँ से वो नए एरिया में रहने शुरू करने लग गए, मान लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप थी। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा धूप थी, तो उस बहुत ज़्यादा हीट से अपनी बॉडी को बचाने के लिए उसने कुछ एडेप्टेशन ले लिए। ठीक है। तो ये स्पेशलाइज एडेप्टेशन हो गया। ओके। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। तो आई होप ये आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। अगर चाहो तो मैं इसको एक स्पीशीज़ के एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ कि रेप्टिलिया कैसे एम्फीबियन से इवोल्व हुए। चलो उस एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, origin of reptilia from amphibian। ठीक है। तो देखो, मैं ध्यान से सुनना, वैसे तो ये पूरा उस वाले पार्ट में भी आएगा जब हम वो पढ़ेंगे नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट वाला पार्ट, वहाँ पर भी आएगा ये। ठीक है।
बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो क्या हुआ होगा, सबसे पहले जो एंसेस्ट्रल एम्फीबियंस थे, ठीक है, तो एंसेस्ट्रल एम्फीबियंस जो थे उनके अंदर जो थी जो एक्सोस्केलेटन थी उसमें स्केल्स और प्लेट्स वगैरह जो थी वो डेवलप हो गई। क्योंकि जो नॉर्मल एम्फीबियंस थे उनके अंदर कोई स्केल्स और प्लेट्स नहीं है। जैसे आप फ्रॉग देखोगे तो कोई स्केल्स या कोई प्लेट नहीं है, तो बॉडी को डेसिकेशन से बचाती हैं स्केल्स और प्लेट जो होती हैं। तो उनका डेवलपमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि भाई बॉडी को डेसिकेशन से बताना है। क्योंकि एम्फीबियंस तो क्या वापस पानी में चले जाएंगे, ज़मीन पे ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे तो पानी में चले जाएंगे, बट रेप्टीलिया को तो आपका पूरा ज़मीन पे रहना है। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन था किसका, एम्फीबियन रेप्टीलिया का, वो एक्सोस्केलेटन था उसमें स्केल्स और प्लेट्स आ गई। जैसे आपने देखा होगा स्नेक वगैरह को आप देखो तो उसमें स्केल्स होती हैं, तो वो उसको डेसिकेशन से बचाने के लिए डेवलप हुई। ठीक है, तो पहला तो मॉडिफिकेशन ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो उनके जो एग्स थे, जो रेप्टीलिया थे और जो एम्फीबियंस थे, उनके एग में क्या डिफरेंस आया कि इनके जो एग थे वो थोड़े बड़े थे। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं क्लीडोइक एग। ठीक है, जो आपके जो ज़मीन पर, जो लैंड पर डेवलप होने में ज़्यादा इजीली डेवलप हो सकते थे ज़मीन पर। ठीक है, तो इस टाइप का आप ये एग्जांपल मेगा इवोल्यूशन के थ्रू आप ये भी समझा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन, ये और डिटेल में, पूरा डिटेल में ये टॉपिक ये पूरा कि ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस, ओरिजिन ऑफ रेप्टीलिया। ठीक है, तो उनका ओरिजिन कैसे होता है ये तो पूरा मतलब टॉपिक ही आएगा, आधे एक घंटे का लेक्चर है। बट मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल देके समझा दिए कि इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन इन रेप्टीलिया, रेप्टीलिया में जो एक्सोस्केलेटन था वो डेवलप हुआ, क्या क्या इसमें डेवलप हुआ, इन द फॉर्म ऑफ वही स्केल्स, प्लेट्स, ये सब। ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, टू प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल आप लिख लेना कि लार्ज क्लीडोइक एग। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेना कि डेवलपमेंट ऑफ लार्ज क्लीडोइक एग इन रेप्टीलिया विच इनेबल्स द यंग वन टू डेवलप ऑन लैंड। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, लार्ज क्लीडोइक एग विच इनेबल्स द यंग वन, जगह नहीं बची। ठीक है, तो सुन लो, विच इनेबल्स द यंग वन टू डेवलप ऑन लैंड। ठीक है, तो ये क्लीडोइक एग जो थे वो, ये पूरा डिटेल में आएगा, डोंट वरी। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा समझाया भी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये बोला है कि जो एम्फीबियंस थे उनसे रेप्टीलिया में क्या चेंजेस आए। तो रेप्टीलिया वालों ने स्केल्स और प्लेट डेवलप कर ली और अब उनके जो अंडे थे वो क्लीडोइक हो गए। इनके अंडे दूसरे टाइप के थे, तो इनके अंडे क्लीडोइक हो गए जो लैंड पर आसानी से डेवलप हो सकते थे, और इनके लैंड पर आसानी से डेवलप नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये 2 चेंजेस मैंने आपको बताए बस, और कुछ नहीं बताया, बाकी डिटेल में वहाँ पे आएगा। ठीक है, सो दीज आर दी एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल, और दिस इज द मैकेनिज्म, और ये कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों टाइप के इवोल्यूशन बता दिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा कॉमन चीज़ें बताने जा रहा हूँ, मैक्रो और मेगा इवोल्यूशन में कुछ कॉमन बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो कॉमन फीचर्स ऑफ मैक्रो एंड मेगा इवोल्यूशन। देखो ये समहाउ दोनों एक जैसे से ही होते हैं, तो मैं इसमें 3-4 पॉइंट आपको बता देता हूँ, क्योंकि दीज टू आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि बस कल को मुँह उठाया और मेगा और माइक्रो इवोल्यूशन कर दिया, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इनमें 3-4 चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको प्री एडेप्टेशन बताया। ठीक है, तो जो नई जगह, नए जोन में जब नए एडेप्टिव जोन में जब ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो उसको प्री एडेप्टेशन उसके अंदर कुछ हुई भी रहती हैं, तो वो उसको हेल्प करती हैं वहाँ पर सर्वाइव करने में। ठीक है, दूसरा पोस्ट एडेप्टेशन, जब वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहने लग जाता है तो उसकी कंडीशन के हिसाब से फिर वो एडेप्टेशन अपने अंदर लेकर आता है, तो दैट इज़ पोस्ट एडेप्टेशन। वो दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, हमने डार्विन फिंचेस में भी देखा और मेगा इवोल्यूशन में भी देखा। ठीक है, उसके बाद जो इवोल्यूशनरी फ्लेक्सिबिलिटी थी इनके अंदर, वो इनकी लॉस हो जाती है। इवोल्यूशनरी फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर नहीं रहती, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशलाइज हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो बहुत ही स्पेशलाइजेशन होने की वजह से इनकी जो इवोल्यूशनरी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब और फर्दर इवोल्व हो सकते थे, तो वो आपकी इनकी लॉस हो जाती है। दोनों केस में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, और हमेशा ऐसा होगा कि मेगा इवोल्यूशन हमेशा मैक्रो इवोल्यूशन को फॉलो करेगा। मतलब जब मैक्रो इवोल्यूशन हो जाएगा फिर इसी मैक्रो इवोल्यूशन के थ्रू आपका मेगा इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आपको 4 पॉइंट मैंने बोले, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला आप लिख लो कि प्री एडेप्टेशन में लिख लो कि टेकिंग, यहाँ पे लिख लो प्री एडेप्टेशन। ठीक है, तो प्री एडेप्टेशन में लिख लो टेकिंग वन ऑफ द न्यू एडेप्टेशन फॉर एंटरिंग इनटू द न्यू एडेप्टिव जोन। ये मैंने आपको पीछे बता दिया,
फिर आप पोस्ट एडेप्टेशन लिख लो। पोस्ट एडेप्टेशन मतलब व्हेन ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू द न्यू सब जोन, मतलब न्यू एडेप्टिव जोन, देन इट डेवलप्स द स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन डेवलप कर लेता है, दैट इज पोस्ट एडेप्टेशन। तीसरा आप लिख लो लॉस ऑफ इवोल्यूशनरी फ्लेक्सिबिलिटी। लॉस ऑफ इवोल्यूशनरी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो गया, इसकी वजह से इनकी एवोल्यूशनरी फ्लेक्सिबिलिटी लॉस कर गई। और फोर्थ मैंने आपको बोला कि मेगा एवोल्यूशन इज ऑलवेज, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है, इज ऑलवेज फॉलोड बाय मैक्रो एवोल्यूशन। ठीक है, तो मेगा एवोल्यूशन हमेशा मैक्रो एवोल्यूशन के बाद होगा। तो ये बेसिकली कॉमन चीज़ें थी जो इनके बारे में मुझे आपको बतानी थी, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूड करने में आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि जो हमने तीनों पढ़े, माइक्रो, मैक्रो और मेगा एवोल्यूशन, ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से कुछ डिग्रीज में वेरी करते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली तीनों के तीनों ही एक तरह से आप बोल सकते हो कि माइक्रो इवोल्यूशनरी प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रो इवोल्यूशन होगा तभी तो मैक्रो हुआ होगा, और फिर जब मैक्रो हुआ होगा तभी तो मेगा हुआ होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि दे मे डिफर कंसिडरेबली, बट दे मे डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम वन अनदर, बट ऑल आर बेस्ड ऑन द माइक्रो इवोल्यूशनरी प्रोसेस। ठीक है, और क्या बोल सकते हो कंक्लूजन में? और बोल सकते हो आपके जो एलिमेंटल फोर्सेस हैं आपकी, जो हम पीछे पढ़ के आए जितना भी, तो जितने भी तीनों तरह के इवोल्यूशन है उसमें जो एलिमेंटल फोर्सेस हैं वो सेम है। ठीक है, तो माइक्रो में जो एलिमेंटल फोर्सेस हमने पढ़ी हैं उसी में कुछ और फिर आप जोड़ दो, क्योंकि उनमें जब कुछ चेंजेस आएंगे, बड़े लेवल पे जब कुछ चेंजेस आएंगे तभी मैक्रो और मेगा इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हो। ओके, और फिर और क्या बोल सकते हो कंक्लूजन में? ये भी बोल सकते हो कि माइक्रो इवोल्यूशन जो था वो एक सीक्वेंशियल या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था, लेकिन जो मैक्रो और मेगा इवोल्यूशन है ये आपके हमेशा एक तरह के डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बोला है, तो आप लिख लो इनको या मैं लिख देता हूँ। तो पहला तो मैंने बोला द थ्री लेवल्स ऑफ इवोल्यूशन, कंक्लूजन में लिख लो द 3 लेवल ऑफ इवोल्यूशन डिफर considerably, but all are based on micro evolutionary process। ठीक है भाई, जब तक वो एलिमेंटल फोर्सेस काम नहीं करेंगे तब तक तो कोई इवोल्यूशन होगा नहीं ना आपका। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिख लो कि जो एलिमेंटल फोर्सेस हैं, द elemental forces for the 3 types of evolution are same, but macro और mega have some additional forces। ठीक है, तो इनमें कुछ एडिशनल फोर्सेस होती हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ कि इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और तीसरा बोल सकते हो आपके जो माइक्रो इवोल्यूशन है, माइक्रो इवोल्यूशन ये आपका सीक्वेंशियल या डाइवर्जेंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट जो आपका मेगा और मैक्रो है, तो इसको इंग्लिश में लिख लेना, माइक्रो इवोल्यूशन मे बी सीक्वेंशियल और डाइवर्जेंट, बट मेगा एंड माइक्रो इवोल्यूशन आर ऑलवेज डाइवर्जेंट। ठीक है, हमेशा डाइवर्जेंट होंगे, और इसी की वजह से आपका एडेप्टिव डाइवर्जेंस और एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। तो आप बताइए कैसा लगा आपको? हमने 3 पूरे टॉपिक को कंक्लूड कर दिया। तो अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप अभी कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा। जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और लोगों को बेनिफिट हो, ताकि आप बड़ी बड़ी कोचिंग्स में ज़्यादा पैसा वेस्ट ना करें अपना। और अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, तो अगर आप लेक्चर देख के भी पढ़ने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये आपके लिए काम करे, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय।